हेलो, हाय, नमस्कार, पहला समस्त हेलो कुमाऊँ के दर्शकों को जीवन यात्रा के आज के खास कार्यक्रम में मेरे संग मौजूद हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले के गांव बजेड़ी के एक सामाजिक कार्यकर्ता राम सिंह कार्की जी। नमस्कार सर। सबसे पहले हेलो कुमाऊँ का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे को यहाँ पे सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपनी बात रखने का यहाँ पे मौका दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर के बारे में अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो सर पिछले एक लंबे अरसे से अपने गांव के लिए बड़े हितैषी हैं और इनका जीवन गांव के लिए समर्पित है, गांव के बच्चों के लिए समर्पित है, गांव के बड़े किसानों के लिए समर्पित है और गांव में कैसे रोजगार लेके आए, कैसे अपने गांव को लाइमलाइट बनाया जाए, कैसे इन्हें अपडेट किया जाए, इसके लिए हमेशा से सर प्रयासरत है। तो जीवन यात्रा में हम आपके बीच में ऐसे ही लोगों को लेके आ रहे हैं जिनका जीवन अपने समाज के लिए रहा है। सबसे पहले सर आपसे मैं जानना चाहूंगा इस सफर के बारे में। आपसे भी थोड़ी देर पहले मैं बातचीत कर रहा था, आपने बताया कि आप अपने गांव में देख रहे थे कि बच्चे जो आज कंप्यूटर बहुत ज़्यादा मान आवश्यक हो गया कि कंप्यूटर का ज्ञान होना में आवश्यक है ही, लेकिन आपने देखा कि आपके गांव के बच्चे बहुत दूर जा रहे हैं कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए, तो आपने अपने गांव में ही अपने खुद के पैसों से कंप्यूटर का प्योर इंस्टीट्यूट खोला और वहां से बच्चों को जो है कंप्यूटर की शिक्षा देना शुरू कर दिया। इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मेरे गांव में जो था कि बच्चे जो बाहर जा रहे थे एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, और कंप्यूटर की शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने एक ऐसा मन में सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए गांव में ही जो है कंप्यूटर की व्यवस्था की जाए। तो मैंने इधर उधर से जैसे भी मैनेज करके बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा का यहाँ पर गांव में मैनेज किया। तो कल को अपना रोजगार जो है वो कंप्यूटर ज्ञान से और उससे जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने मुझे बताया कंप्यूटर का आपने इंस्टीट्यूट अपने गांव में ओपन कर लिया और बच्चों को जोड़ा, वहाँ तो उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करा, लेकिन फिर भी आपने देखा कि बच्चे कहीं ना कहीं शहर के मुताबिक थोड़ा सा अपडेट नहीं हो पा रहे। तो आपने फिर काम किया कि इनको मैं जो है मंथली या फिर ईयरली कहीं छोटी छोटी ट्रिप में लेके जाऊँ। तो इसके पीछे क्या मकसद था ट्रिप में ले जाके? ट्रिप में ये था कि बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन करना था और वो उनको एक लालच भी कह सकते हैं, उनको घूमने का और उसका शौक था। उसी के बहाने वो लोग कंप्यूटर से जुड़ रहे थे बच्चे। तो मैंने उनको ऐसा ट्रिप दे दिया कि घूमने का, और इधर उधर और बाहर जाके बच्चे जो है उनका दिमाग जो है अपडेट होते हैं और उनको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा कार्की जी, आपसे एक सवाल मैं जरूर जानना चाहूंगा कि पिछले लंबे अरसे से आप अपने गांव के लिए काम कर रहे हैं लगातार, तो आप जब से काम करना आपने शुरू किया तब से लेकर अब तक आपने अपने गांव में क्या क्या अंतर देखा? गांव में अभी बहुत कुछ अंतर आ रहा, लोग जागरूक हो रहे हैं। और जैसे मैं वहाँ पर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उनको सिखाता हूँ, और जैसे म्यूजिक है, बच्चों को म्यूजिक सिखाना, धीरे धीरे बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, गांव के लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, धीरे धीरे जागरूकता आ रही है गांव के अंदर। भाई प्रोफेशन आप फील्ड पे बड़ा ज्यादा रहते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ, तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि मोस्टली आप गाँवों में जाते हैं, तो आज आप गाँवों को जब देखते हैं तो वहाँ की क्या क्या पीड़ाएं हैं जो आपको बड़ा ठेस पहुँचाती है? जैसे लोग खेती बाड़ी करना चाहते हैं, और जो यहाँ पर का जो खेती बाड़ी का जो किसान लोग हैं उनका ऐसा कोई ज्यादा इनकम के ऐसे स्रोत है नहीं। जंगली जानवर से उनको नुकसान होता है। तो सरकार कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचे तो थोड़ा, जैसे हम लोग पलायन अगर कहेंगे तो गांव में पलायन बढ़ता जा रहा है। तो ये चीजें अगर सुख सुविधाएं अगर गांव में हो जाएंगी, कुछ जंगली जानवर वगैरह इनकी रोकथाम हो जाएगी, और तो ऐसे करके जो है गांव के लोग जो कुछ अपना फल उद्यान से करेंगे, खुद कुछ कृषि से कर लेंगे, कुछ अपनी पशुओं से कर लेंगे, तो उनका रोजगार बढ़ेगा और गांव से पलायन वगैरह कम होगा। आपके बारे में जब मुझे इंक्वायरी मिली थी तो आपके बारे में पता चला था कि महिलाओं को जागरूक करने के प्रति हो या बेटियों की शिक्षा के प्रति हो, तो इस पर भी आपने काफी काम किया है। हाँ, इस पे मैंने एक फेसबुक के माध्यम से मैं श्रीमती उर्मिला मेहरा जी से मिला था। हैंडीकैप का क्राफ्ट का काम करते थे, तो गांव-गांव जाके जन जागृति करते थे। तो मुझे भी लगा कि उनको अपने गांव में बुलाना चाहिए। तो मैंने 30 जुलाई 2020 को उनको अपने गांव में बुलाया और वहाँ पे गांव के बच्चियों से जुड़ाया और गांव की महिलाओं से जुड़ाया। तो वो लोग बहुत इंटरेस्ट लेके वहाँ पे आए थे, और आज मेरे गांव में इतने अच्छे अपने हैंडक्राफ्ट के उससे माध्यम से जो है 1,000 की ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको बाजार तक बेच रहे हैं। तो ये मेरे गांव के लिए एक बहुत बड़ी बात है। वो मैं उर्मिला मेहरा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है मेहरा जी का। वो जन जागृति और सामाजिक सेविका है। उर्मिला मेहरा जी हैंडीक्राफ्ट का काम सिखाती महिलाओं को, बल्कि उनको जागरूक करने का भी काम करती है, रोजगार से जोड़ती हैं और उन्हें उनका जो आत्मविश्वास है उसे का काम करती है। बेटियों की शिक्षा के बारे में आपने बताया, थोड़ी देर पहले जब आपसे बातचीत करता आपने खुद भी ये बताया कि गांवों में आज भी जो है बेटियों को शिक्षा 12th पास आउट करा दी, उसके बाद हायर एजुकेशन या इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा जाता है। तो इसके लिए गांव में आपने क्या प्रयास किए, कैसे उन लोगों को मोटिवेट किया? मैंने पहले तो उनके पेरेंट्स से बोला, भैया देखो इतनी जल्दी बेटियों की शादी नहीं कर रही हैं, कम समय में नहीं कर रही हैं, और उनको हायर एजुकेशन के लिए बोला कि यहाँ तक इंटर तक का इनको मत सोचो, बच्चों को एक्टिव बनाओ, कम से कम कल को बच्चा जो है अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसके बाद आप इसके शादी ब्याह में इसके ये दूसरा चरण है। पहले प्राथमिकता यह है कि बच्चे का दिमाग डेवलप करना। अगर बच्चे का दिमाग डेवलप हो जाएगा तो कल को बच्चा खुद अपने लिए स्वयं ही रास्ता चुन लेगा।
ये है। और गांव के अगर कहीं ना कहीं गांव क्या ये शहरों में भी हम इस गांव ही क्या शहरों में भी हम इस मानसिकता को देखते हैं। किसी शायर ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि बेटी का सबसे पहले जो उसका हक हम छीन लेते हैं वो है कि उसकी पैदा होने की खुशी। इस चैनल के जरिए मैं भी तमाम हेलो कुमाऊं के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे पहाड़ में होता ये है कि बेटी जब 11th कर रही होती है उसी वक्त से रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। और फिर हमारे ही कुछ रिश्तेदार होते हैं जो कहते हैं चलो 12th पास आउट होने दो फिर इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा क्यों होता है? बेसिक एजुकेशन 12th तक है, लेकिन आप उसे हायर एजुकेशन या प्रोफेशनली एजुकेशन भी दीजिए ताकि कल को जब वो ससुराल में जा रही है अपने पाँवों पे सक्षम रहे, वो अपने पति पे आश्रित ना रहे, वो अपने पति का कंधे से कंधे मिलाकर उसका साथ दे। इसके लिए आवश्यकता है कि हम उन्हें पहले हायर एजुकेशन दे, उसके बाद हम उसके विवाह या उसकी गृहस्थी के बारे में सोचें। आपके सर मैं देख रहा था कि सोशल साइट्स पे काफी सारे शिविर वगैरह भी आप अपने गाँव वगैरह में लगाते हैं। श्री बाबा हेड़ा खान चैरिटेबल से जो है यहाँ से फ्री कैंप मेरे द्वारा गाँव पे लगाया जाता है। उनके हमारी प्रार्थना से वहाँ पर रिक्वेस्ट से वहाँ पर वो लगता है फ्री में लगता है। तो वहाँ पर गांव के लोग क्या होते हैं स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते, जब लास्ट स्टेज आती है तब उसको दिखाते हैं। तो वहाँ पर अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भी समय समय पर आप आंखों की जांच कराना, ये वो सब कराना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे आसपास के काफ़ी गांव हैं जो इसके लिए एक्टिव नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि श्री बाबा हेड़ा खान चैरिटेबल नेत्र का निःशुल्क शिविर लगाता है। तो आप भी जब भी चाहें वहाँ संस्था पे जा सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और अपने गांव में शिविर को लगा सकते हैं। और निःशुल्क ये शिविर होता है जो सर ने भी प्रयास किया है अपने गांव में लगाने का। और गांवों से हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो एक्टिव हों, क्योंकि गांव के लोग सिर्फ अपनी दिनचर्या से सीमित रहते हैं। तो थोड़ी आवश्यकता है कि हमें अपना माइंड खोलने की, थोड़ा एक्टिव करने की। गाँव में रहना बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि सुकून है, शांति है, लेकिन थोड़ा सा लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। कैसे उन्हें रोजगार से जुड़ना है, कैसे यहाँ पर जीवन यापन करना है और कैसे अपने आप को अपडेट करना है। गाँव में निरंतर आप घूम रहे हैं और हमेशा से एक पीड़ा रही है पहाड़ की पलायन। इसके आप क्या क्या कारण मानते हैं? पलायन के अनेक कारण हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको चर्चा की थी कि सबसे पहले हमको जो बेरोजगार युवा हैं उन पे विशेष ध्यान करना पड़ेगा और विशेष फोकस रखना पड़ेगा कि जब वो अपनी पढ़ाई शिक्षा कर लेते हैं उसके बाद उनके रोजगार के क्या क्या साधन हो सकते हैं वो हमको देखना पड़ेगा। और जैसे अपने स्वरोजगार वो अपना यहाँ पर वो कर सकते हैं। आप क्या क्या मानते हैं पहाड़ में क्या क्या रोजगार के साधन हो सकते हैं? पहाड़ में जैसे देखो दुग्ध से भी जुड़ सकते हैं लोग और अपने उद्यान से जुड़ सकते हैं और अपना जैसे कि अपने अगरबत्ती मोमबत्तियां वगैरह कई ऐसे वो है जो लघु हैंडक्राफ्ट है उससे जुड़ सकते हैं, उद्योग है तो उनसे जुड़ के मतलब पलायन रोक सकता है। हाँ बिल्कुल। और पलायन रोकने के लिए ना केवल हमें रोजगार पे काम, हमें इसके अलावा भी जो व्यक्ति की मूलभूत सुविधा है जो ग्रामीणों की, इसको भी हमें उन्हें लाभान्वित करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, अगर हम बात करें तो कि हमारी जो स्वास्थ्य की बदहाली है इस पर भी काम किया जाए, क्योंकि लोगों की मानसिकता ये थी कि हम पहाड़ में रहेंगे तो कल को कहीं इलाज से ना मर जाए, तो हमें बाहर की ओर जाना है ताकि हम इलाज करवा पाए। आपने जब शिविर लगाया था उर्मिला मेहरा जी का हैंडीक्राफ्ट पर, तो उस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कितनी महिलाएं उसमें जुड़ी थी और कितनी महिलाएं आज सक्षम हैं अपना रोजगार करके? उसमें लगभग उसमें जब वहाँ पर हमने कैंप लगाया था मेहरा जी उर्मिला मेहरा जी द्वारा, तो उसमें करीब करीब 50 से 55 लोग वहाँ पे जुड़े हुए थे। और जो हमारे गांव की बच्चियाँ थी उनमें बहुत ज़्यादा वो जागरूकता थी कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि पहली बार ऐसा था गांव में कि कोई कैंप लग रहा था और मतलब रोजगार के लिए कुछ साधन हो रहे थे। तो अभिभावकों ने अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया, बोला बच्चे जाओ और इसको सीखो। तो आज कम से कम उसमें जो सारे बच्चे आए थे उसमें से 10-15 बच्चे ऐसे हैं जो अभी लगातार उसको कर रहे हैं और आगे भी उनको, मेरे को ऐसा विश्वास है कि वो आगे भी करेंगे और एक रोजगार उनको मिलेगा। कारगिल जी, आपके बारे में मैं देख रहा था कि गांव तो वैसे ही हमारे बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन आप खुद भी बड़े पर्यावरण प्रेमी हैं। आपकी कई सारी सोशल साइट में मैंने फोटो देखी जहाँ पे आप पौधों का रोपण वगैरह कर रहे थे अपने गांव की टीम में मिला के। इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ मनीष जी, गांव में हमने लक्ष्य बनाया है हर साल का कि हम गांव में पेड़ पौधे लगाएं। मतलब मेरा एक सपना है कि मैं अपने गांव को सजाऊं और अपने गांव को मतलब कुमाऊं में बहुत अच्छा एक स्थान दे पाऊं, मतलब पर्यावरण के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से। तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी लोग अपने अपने जो मैं सभी दर्शकों से जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हेलो कुमाऊं प्रोग्राम में जो देख रहे हैं, उन सबसे कहूँगा कि पर्यावरण पर कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता ये तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन अगर आज हम जब बात करते हैं देवभूमि की भाषा की, हमारी कुमाऊनी भाषा या फिर हमारी गढ़वाली भाषा, ये धीरे धीरे हमसे छूट रही है। तो आपने बताया कि सांस्कृतिक मंचों के माध्यम से ही हम इसे वापिस इस अलग को जगाने का कार्य कर रहे हैं, और आपने अपने गाँव में भी कुछ सांस्कृतिक इवेंट किए। जी मनीष जी, मैं समय समय पर बच्चों का ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम कराता रहता हूँ जिससे कि बच्चे जो है अपनी संस्कृति को न भूलें।
आपण बहुत बहुत बात धर की केलं की हमको आपण संस्कृति पे काम करना चाहिए, अपन ननागले यह सिखाना चाहिए घर में, और कि हम अपन भाषा में बुलाऊं और उन्हें सामने में हम अपन भाषा प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारे नातिन जो है हमें संस्कृति के समझ सको और वो जान सको। उनको बार बार हमको बताना पड़ल कि अपन संस्कृति के न भूलना चाहिए, हमको उनको संस्कार देना पड़ा रियास, तबे जो चीज हमारे नातिन हमारे संस्कृति के न भूला। और यह मैं सबूत है कनो कि ये आग्रह करनो कि इसलिए हमारे कुमाऊं चाहे हेलो कुमाऊं चैनल को देखने लग रहा, हमको देखने लग रहा, तो मैं इनको यही मैसेज करना चाहूँ कि अपन नना के लिए सब अपन कुमाऊं भाषा में बात करो। जोला रहनी, जो बिहार रहनी, हल्द्रा रहनी या फिर ठुल शहरों में रहनी, तो वो अपन भाषा के अपन भतेर अगर बिहार न रह सकें तो भतेर अपन घर भतेर उनको जो है पहाड़ी संस्कृति बारे में और उन्हें भाषा में कुमाऊनी भाषा में उनको उन्हें देकर बात करो। यह सुन मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, भाषा चाहे कोई भी हो, अगर हम बात करें हिंदी की तो हमारी राष्ट्रभाषा है, ये हमें बहुत शुद्ध रूप से आनी चाहिए। और चाहे अंग्रेजी की बात करें तो ये लैंग्वेज भी हमें आनी चाहिए। और अगर हम बात करें जिस कल्चर में, जिस माहौल में हम रहते हैं, उस देवभूमि उत्तराखंड की लोक भाषा जो है कुमाऊनी, ये भी हमें आनी चाहिए। काफ़ी सारे लोगों ने हमें भी मैसेज किया था कि आप जब अपने एपिसोड लेते हैं तो उसमें कुमाऊनी भाषा में वो एपिसोड क्यों नहीं लेते हैं। तो कुछ वीडियोज़ हमारी ऐसी हैं जो हमने प्रॉपर कुमाऊनी भाषा में ली है, लेकिन हमारी जो ये चैनल है, हमारी जो वीडियोज़ हैं, भारत के अलग अलग शहरों से देखी जाती है, तो वो आसानी से हमारी भाषा को समझ जाए, हम किस बात को कह रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट को बोल रहे हैं, तो उसे समझने के लिए हमें हिंदी भाषा का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन ऑफ कैमरा जब भी होते हैं हम अपनी लोक भाषा में बातचीत करते हैं, कुमाऊनी में बातचीत करते हैं। तो कार्की जी, आप ना केवल किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, और बिना राजनीतिक पार्टी से जुड़कर भी आप सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गाँव के लिए काम कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है आप। तो आपके जहन में ये कैसे आया कि मैं अपने गाँव के लिए काम करूँ? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए मनुष्य को समाज के लिए काम करना चाहिए। और एक बहुत अच्छी सहानुभूति मिलती है जब हम दूसरे के लिए काम करते हैं। अपना पेट तो हर कोई आदमी पाल लेता है, लेकिन जीता है अपने लिए, जीता आदमी, लेकिन दूसरे के लिए जियो तब बहुत मजा आता है। मैं जब भी प्रत्येक दिन में कुछ न कुछ नया काम करता हूँ और शाम को सोचता हूँ कि मैंने आज क्या अच्छा किया और क्या समाज के लिए किया, तब मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। तो कार्की जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारा जो जीवन है ये समाज के लिए थोड़ा बहुत इसका कुछ हिस्सा है जो हमें समाज के लिए काम करना चाहिए। और किसी शायर ने बड़ी कमाल की बात बोली है कि अगर जिंदा हैं आप तो समाज के लिए काम कीजिए, सिर्फ सांस लेना जिंदगी का कोई सबूत नहीं है। तो कार्की जी, आपसे मैं आखिर में एक सवाल जानना चाहूँगा कि हेलो कुमाऊं के लिए क्या कहना चाहिए? हेलो कुमाऊं ये हमारा एक ऐसा चैनल है जिससे हम पूरे कुमाऊं के अंदर दूर दराज से, आज यहाँ पर नहीं, केवल रानीखेत से नहीं, बागेश्वर का मैंने एक प्रोग्राम देखा था, आपका पिथौरागढ़ का देखा था हमने, अभी हमारा जोशीमठ का प्रोग्राम इतना बड़ा था जो आप तुरंत वहाँ पे हेलो कुमाऊं हमारा वहाँ पे कवर किया। तो मैं ये जो चीज़ें हैं सब कुमाऊं की जितनी भी प्रतिभाशाली चीज़ें हैं वो आप लोगों को जन जन तक दिखा रहे हैं। हेलो कुमाऊं मंच से मैं आप लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं, जो भी हमारे कार्यक्रम ये हेलो कुमाऊं के चैनल को देख रहे हैं उनके माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि जो हमारे गांव हैं, गांव में साफ सफाई का ध्यान रखें। और जो हमारे रास्ते हैं, अब बजट नहीं आ रहा, अगर सरकार की तरफ से अगर कोई बजट हमें नहीं मिल रहा तो उसका प्रतीक्षा न करें, और अपने हाथ से अपने ग्रुप बना के अपना स्कूलों की रास्तों की सफाई करना, अपने गांव के अंदर की सफाई करना, ये हम खुद भी कर सकते हैं। कि हेलो कुमाऊं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार देना चाहूँगा। मनीष जी, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी हो। और मेरा ऐसा मानना है कि हेलो कुमाऊं चैनल जो है एक दिन कुमाऊं का नंबर 1 चैनल बनेगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कार्की जी, और बहुत खूबसूरत बात आपने हमारे हेलो कुमाऊं के सभी दर्शकों को दी, और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं। और मैं भी ये अपने चैनल के जरिए कहना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितना भी पढ़ा लिखा यूथ है उनसे निवेदन है कि वो, अब मैं जानता हूँ कि आपके लिए शहर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आपका बहुत अच्छा फ्यूचर वहाँ पर है, लेकिन मज़ा आ जाएगा अगर आपका जीवन आपके गांव के लिए सर्वोपरि हो जाएगा। तो प्रयास कीजिएगा अपने गांव को कैसे लाइमलाइट में लाया जाए, कैसे यहाँ का पलायन रोका जाए, कैसे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए, कैसे यहाँ लोगों का इलाज संभव कराया जाए। तो आज ऐसे ही जीवन यात्रा के आज के हमारे खास एपिसोड में हमारे साथ मौजूद थे राम सिंह कार्की जी। आगे भी जब भी आप लोग के बीच में आएंगे जीवन यात्रा के तहत, तो आपके बीच में ऐसे ही लोग लेके आएंगे समाज से जुड़े हुए, जिनका जीवन हमारे समाज के लिए कार्य कर रहा है। तो धन्यवाद हमारा आज का ये एपिसोड देखने के लिए। आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे सोशल वर्कर हैं जो अपना जीवन समाज के लिए दे रहे हैं तो उनकी इंक्वायरी हमें जरूर दीजिएगा, हम मुलाकात करने आएंगे उनसे आपके गाँव में। धन्यवाद।